गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए गोल्डन रूल्स की सीरीज़ जो चला रखी है, मुझे पता है आप लोगों को भी ये लग रहा होगा एक दिन आती है 2 दिन चली जाती है। अब क्या करूँ यार, ऐसा नहीं है कि क्लासेस में और उसमें उलझी हुई हूँ। बात ये है कि आजकल कई दिन से मेरी खुद की भी जो है वो तबीयत ऐसी ही हो रही है, तो इसीलिए मैं जो है बीच बीच में गायब हो जाती हूँ। और वैसे भी आप लोग कोई मुझे इतना मिस तो करते नहीं, तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ मोटिवेशन की कमी हो जाती है मुझे भी, तो इसलिए मैं जो है बीच बीच में 2 दिन गायब हो जाती हूँ। ठीक है, आप मुझे मिस तो करते ही नहीं हो, तो मैं भी बीच में जो है गायब हो जाती हूँ इसलिए। और वैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी चल रही है, ऐसी चलती ही रहती है बीच बीच में, जैसे सर्दियों में थोड़ी सी तबीयत ऐसी चलती है मेरी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, रूल्स डिस्कस करेंगे। और एक और आप लोगों को जानकारी दे दूं कि भाई अब मैं एलटी का नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी से। न्यू बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी। तो जनवरी से जब डेट आप लोगों को बता दी जाएगी, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशंस तो वो एडमिशन ले सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते वो यूट्यूब पे पढ़िए। यूट्यूब पर भी क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर किसी भी ने ये कहा फॉर्म तो आए नहीं, अपना चीज़ बेचनी शुरू कर दी, हमारी मर्जी हम तो बेचेंगे, आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। ठीक है, और ये आपका यूपीटीजीटी का भी बैच चल रहा है, और अब हमारे 61 से 70 तक के रूल्स जो है वो चल रहे हैं। तो 61 से 70 तक के रूल्स जो मैंने आज लिए हैं वो टेंसेस पर बेस्ड है। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वर्ब पे और टेंसेस पे बेस्ड है। अब सबसे पहला आप क्वेश्चन पढ़िए, द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स। आप एक चीज देखिए, एक चीज होती है जिसे कहा जाता है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस या कंपैटिबिलिटी ऑफ वर्ब। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन आर। अब यहाँ पे ये आर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब आए, पहला आया रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग के बाद द ट्रैफिक आया, नाउन आया, फिर उसके बाद आया इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। ठीक है, फिर इसी हेल्पिंग वर्ब से सेम जुड़ा, उसके बाद जुड़ा एंड से लगा दिया टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो भाई बात यह है कि अगर एक हेल्पिंग वर्ब से 2 या 3 मेन वर्ब्स जुड़े हुए हों तो तीनों के तीनों सेम मेन वर्ब जो है सभी एक से ही होंगे। तो कंपैटिबिलिटी यही है कि अगर एक मेन वर्ब से एक हेल्पिंग वर्ब से कई मेन वर्ब्स जुड़े हों तो सभी एक ही फॉर्म में रहेंगे, एक ही फॉर्म में रहेंगे। और आप यहां पर इसको एक और उसमें देख सकते हैं कि आर से रेगुलेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग और उसके बाद एंड के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच ही आती है। तो कंजंक्शन में ये भी है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी आती है। तो आप यहां पर ये देखिए, तो यहां टू कंटेन नहीं होगा, दैट विल बी कंटेनिंग, कंटेनिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 कि जब कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस, अगर एक हेल्पिंग वर्ब से कई मेन वर्ब्स जुड़े हुए हो और बीच में एंड आ रहा हो, अगर एंड आ रहा है एक वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, आपको ये भी नहीं पता चल रहा ये सेम मेन वर्ब्स हैं या नहीं है, तो आप केवल ये ध्यान दीजिएगा अगर एंड आ रहा है तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को वो जोड़ता है, इसीलिए एक से ही वर्ब की फॉर्म रहेगी। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 61 है। Now, rule number 62. Neither her husband nor her brother were able to help her in her work. देखिए, neither और nor अगर आ रहा है तो nor के बाद वाले आपको ये देखना है, nor के बाद neither her husband nor her brother were able to। अगर nor आ रहा है तो ये आप ये याद रखिएगा, नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। तो यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो यहां वर्ब नहीं आएगा, दैट विल बी वॉज। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करवा दिए हैं कि आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन दिख गए
तो आप गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, रिपीट कर रही हूँ और कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है जी। मैं 100 से ज़्यादा रूल्स करा दूंगी और उसके बाद कोई ये नहीं कहने का ये आपने अलग रूल्स बताए हैं। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 62। अब जरा ये वाला पॉइंट देखिए, ही इज राइटिंग नॉवल एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि यहाँ पर ये सिंस या एवर सिंस काम किसका कर रहा है। जी, सिंस और एवर सिंस जब भी कभी सेंटेंस में अगर सिंस या एवर सिंस बीच में आ रहा है, सिंस या एवर सिंस आ रहा है, तो वो कंजंक्शन का काम करता है, प्रेपोजिशन का नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये, दोनों में अंतर समझिए। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो ये जो सिंस है ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है। रीजन बीइंग, क्या रीजन है? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, ये नाउन है। मैं मंडे से काम कर रही हूँ, तो कब से काम कर रही हूँ? बहुत से लोगों को लगता है ये एडवर्ब है। जी नहीं, ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब फ्रेज है, मगर ये एडवर्ब नहीं है। कब से? व्हेन। जब भी कभी कोई प्रेपोजिशन है या नहीं, उसकी पहचान ये होती है कि उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आता है। ये नाउन आ रहा है, इसीलिए सिंस यहाँ पर किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि he has not accepted bribe since he joined this office, तो कीप इट इन माइंड कि ये जो सिंस है, सेम सिंस दिख रहा है, स्पेलिंग में भी चेंज नहीं है, मगर ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज कंजंक्शन। जब सिंस कंजंक्शन के रूप में काम करता है, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तो सिंस के पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं और बाद में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। इस चीज को मैं आपको वैसे भी यहाँ से बता देती हूँ। देखिए कि अगर सिंस और एवर सिंस एज अ कंजंक्शन काम करते हैं, सिंस और एवर सिंस वर्क एज अ कंजंक्शन, सिंस और एवर सिंस, तो यहाँ पर इसका ये रहता है, यहाँ रहता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पर होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप ये देखिए एवर सिंस आ रहा है, ही बिकेम अ ग्रेजुएट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर ही हैज बीन राइटिंग। अब कुछ लोगों को लगेगा ये तो इन्होंने कई बार बता दिया कि सिंस और एवर सिंस देखो और प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दो, लेकिन एक चीज ये भी बता रही हूँ कि अगर वहाँ पर सिंस जो है वो प्रेपोजिशन का काम करता है, यहाँ सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ढूंढने को आ जाते हैं जिसमें आपका बहुत बढ़िया काम जो है आप कर आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे फिर यही चीज़ कह रही हूँ कि जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और वही वाला मैं जो अपना डायलॉग जो है वो बोलती हूँ वो फिर वाला बोलूँगी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, क्योंकि भरा हुआ पेट और भरा हुआ दिमाग, चाहे किसी भी चीज़ से भरा हुआ, कभी कोई चीज़ रिसीव नहीं करता। तो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप खुले दिल से सीखिए, ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न। नहीं तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, सिंस और एवर सिंस जो है वो वर्क कर रहे हैं एज अ कंजंक्शन, और जब वो टाइम बताता है तो वो वर्क करता है एज अ प्रेपोजिशन। नाउ one of these days I will be going to confront you with incontrovertible evidence। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, when I will be प्लस वर्ब की ing फॉर्म, is or am प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ही चीज होती है। दोनों चीज ये बताते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, फ्यूचर में श्योर
जो श्योरली होगा ही उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ यूज नहीं करा जाता। जैसे द पीएम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीनों फ्यूचर के सेट प्रोग्राम को बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने ये कहा कि वी विल बी मीटिंग टुमारो, तो सही है, हाँ बहुत हद तक ये है कि उम्मीद है कि हाँ हम मिलेंगे ही मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर के सेट प्रोग्राम के लिए यूज नहीं किया जाता है। फ्यूचर के सेट प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब गोइंग टू का भी मतलब होता है नियर फ्यूचर में, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी टुमारो, आई विल बी बाइंग अ टीवी टुमारो। तो ये दोनों एक ही चीज होती हैं। अब जब ये दोनों एक ही होती हैं तो विल बी और गोइंग टू एक साथ यूज नहीं करेंगे, या तो आप विल बी यूज करिए या गोइंग टू यूज करिए। अब आप ध्यान से देखिए, वन ऑफ दीज डेज आई विल बी गोइंग टू, तो यहाँ पर आई विल बी यहाँ से आप हटा दीजिए, विल बी हटा दीजिए, आई एम गोइंग टू कर दीजिए, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज को यूज करना है। तो आई विल बी कन्फ्रंटिंग यू विद इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस। ये कन्फ्रंटिंग जो है ये एक कन्फ्रंट करना, यानी कि किसी का जो है कन्फ्रंट करने का सामना करना जो होता है, दैट इज नॉट अ स्टैटिक डायनामिक वर्ब। तो कन्फ्रंटिंग यूज में यूज नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ से जो है विल बी हटा दिया है, आई एम गोइंग टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो फिर दोबारा से ध्यान से सुन लीजिएगा, विल बी और गोइंग टू इज आर एम प्लस गोइंग टू एक फ्यूचर में होने वाले कुछ फ्यूचर में होने वाले फिक्स प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं, और इनमें से दोनों में से एक ही को यूज़ किया जाता है, दोनों के दोनों एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। Now the next one is, when he was consider all the factors which are many, the number of school dropouts are quite disturbing। इस क्वेश्चन में दो गलतियां हैं। when he considered, पहला सेंटेंस जब उसने फैक्टर्स को कंसिडर किया, which are many जो बहुत सारे हैं, अब which are many जब उसने फैक्टर्स को कंसिडर किया जो बहुत सारे हैं, तो उसमें हमारा ये नहीं है कि when he considered which were many, अब वो खत्म नहीं हो गए, वो हैं। तो पहली बात तो है कि when he was, भाई अगर आप किसी भी चीज के साथ is are am was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है। when he was consider, या तो ये when he was, इसको ऐसे करिए when he was considering all the factors, या तो आप इसको इस तरीके से करिए when he was considering all the factors, आप इसमें ing लगा दीजिए कि जब वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा था। which are many जो बहुत सारे हैं, when he is considering नहीं हो सकता कर रहा है, नहीं कर रहा था, which are many, तो when he was considering all the factors या when he considered all the factors, अब यहाँ पर हम continuous tense का यूज कर सकते हैं कि जब वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा था जो कि बहुत सारे हैं। The number of school drops are quite disturbing. The number of school dropouts are, अब इसमें आप इस सेंटेंस में हम ये कर सकते हैं, पहली बात अब मुझे जो आपको समझाना है, the number of का मतलब होता है कुल संख्या, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब लगता है, वर्ब हमेशा आता है सिंगुलर। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर लगता है। ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल लगता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर लगता है। व्हेन ही वाज कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। व्हेन ही वाज कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर मेनी, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। अब यहाँ पर द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, इसमें ऊपर वाले में भी गलती है। व्हेन ही वाज कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स व्हिच वर मेनी, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स इज क्वाइट, तो यहाँ पे विच आर मेनी, अब यहाँ पे आर इसलिए लगाया क्योंकि फैक्टर्स गायब नहीं हो जाएंगे, तो इसीलिए इसमें लगाया है। और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये हुआ हमारा 65।
द एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। तो इस सेंटेंस में गलती क्या? देखिए, एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड का मतलब ये हुआ, अभी मैं गलत ही बोल रही हूँ, कि वो प्रसारित की गई, किसी के द्वारा ही स्पीच को प्रसारित किया जाता है, खुद नहीं करते। लेकिन जो भी, कुछ वर्ड्स को छोड़ दीजिए, तो जो वर्ड टी पर खत्म होते हैं, कुछ एक को छोड़ दीजिए, मैं पहले कह रही हूं, कुछ एक को छोड़ दीजिए, तो अधिकतर जो वर्ब्स टी पर खत्म होते हैं उनकी फॉर्म सेकंड और थर्ड एक ही रहती है। जो कुछ को छोड़कर, भाई कुछ को छोड़ के कह रही हूं, कट है, जैसे कट 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 रहेगा, ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट है। तो ये जो भी वर्ड्स टी पर खत्म होते हैं, टी पर खत्म होने वाले वर्ब्स, मोस्टली वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सी ही रहती है। तो न्यू एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। तो ये याद रखिएगा कि टी पर खत्म होने वाले अधिकतर वर्ड्स की फॉर्म सेम रहती है। वर्ड्स की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो दैट इज वाई यहाँ पर ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, दैट विल बी ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, somewhere along the line I lost track of what Ashish said about heart ailments। जब एक सेंटेंस में दो पास्ट के इवेंट्स की बात की जाए, तो जो इवेंट पहले घटता है, समय नहीं दिया रहता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो इवेंट बाद में घटता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक, आप भटक गए। व्हाट आशीष सेड, जो आशीष ने कहा, हार्ट एलिमेंट्स, आशीष ने पहले कहा और आप जो है रास्ता बाद में भूले, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई समवेयर अलोंग व्हाट आशीष, भाई पहले कोई इंसान कह रहा होगा, तभी आप जो है उसका जो रास्ता है वो भूल जाएंगे। तो समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आशीष सेड अबाउट हार्ट एलिमेंट्स। अब एक चीज ये यहाँ पर देखिए, मोस्टली लोग इसे बिफोर एंड आफ्टर से लगाते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर से लगाते हैं कि he had given him first aid before the help arrived। तो हेल्प के आने से पहले वो उसे फर्स्ट एड दे चुका था। तो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं, ही हैड गिवन हिम फर्स्ट एड बिफोर द हेल्प अराइव्ड, कि भाई फर्स्ट एड पहले दे दी, हेल्प बाद में आई। तो यहीं पर लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आशीष सेड अबाउट हार्ट एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर ये खुद देखिए कि भाई आशीष ने पहले बोला होगा, बोलते बोलते ही तो हम किसी की बात के दौरान भटक जाते हैं, कोई तो समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ, तो व्हाट आशीष सेड अबाउट हार्ट एलिमेंट्स। तो देखिए, समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आशीष हैड सेड अबाउट हार्ट एलिमेंट्स। जो मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे हो तो एक काम पहले, ये मतलब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट में अगर दो काम हो रहे हो तो एक काम पहले और एक काम बाद में जब होता है, तो पहले खत्म हुए काम के लिए पास्ट परफेक्ट और बाद में खत्म हुए काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक ये वाला पॉइंट तो हुआ ही, एक और पॉइंट आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट में ये एक ही तो दो रूल बता रही हूँ, पास्ट में दो घटनाएं घटे,
जिनमें से एक अप्रत्याशित घटना हो, और एक जिनमें से एक अप्रत्याशित घटना और एक यह बताए कि कब हुआ। तो अप्रत्याशित घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट और कब के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए, द फैमिली was attending the party when the theft took place। अब when से कंफ्यूज मत होइएगा, अप्रत्याशित घटना है, the theft took place कब? when the family was attending the party। तो जो कब बताने वाली है कि भाई कब हुआ ये, कि जब फैमिली पार्टी कर रही थी तो चोरी की घटना घटी। तो जो अप्रत्याशित घटना होती है वहाँ अप्रत्याशित घटना के लिए आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और जो कब बताने वाली घटना होती है उसमें व्हेन से कंफ्यूज मत होइएगा, वो यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ही स्लिप्ड व्हेन ही वाज चेजिंग द बस। कब फिसला? जब वो बस को चेज कर रहा था। तो अप्रत्याशित घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और एक ऐसी घटना जो ये बताए कि ये कब हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो अब इसी से आगे बढ़ते हुए ये दो चीजें मैंने एक साथ बताई हैं। समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट आशीष सेड अबाउट हेयर एलिमेंट। मैंने आई लॉस्ट ट्रैक, अब हमको इससे वो करते हैं कि आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ, अलोंग द लाइन है, समवेयर अलोंग द लाइन आई लॉस्ट ट्रैक, कि मैं घटना का जो है मैंने लॉस्ट ट्रैक हो गया। तो ये क्या प्रत्याशित घटना हुई कब? जब आशीष जो है वो बोल रहा था हार्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ सेड की जगह आप हैड सेड भी मत लगाइए, was speaking about हार्ट एलिमेंट्स। तो जो कब बताने वाली घटना है वो यूज होगी कंटिन्यूअस में, और जो अप्रत्याशित घटना है कि आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप उस ध्यान भटक जाए, तो वो जो है वो यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट में, और जो कब बताने वाली घटना है वो यूज होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक ही सेंटेंस में मतलब एक सेंटेंस एक, और रूल उसके आपको मैंने दो बताए हैं कि अप्रत्याशित घटना वाला और परफेक्ट वाला तो सभी को ही पता होता है, लेकिन अप्रत्याशित घटना वाला रूल जो है वो याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि अप्रत्याशित घटना पास्ट इंडेफिनिट, और जो घटना ये बताए कि वो कब हुआ, तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun। ये वही वाला पॉइंट है जो इससे पहले मैंने आपको समझाया कि जो काम पहले ही हो चुका उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। by the time we got our tickets and entered the cinema theater, हमको जो टिकट्स मिले और हम जो सिनेमा हॉल में एंटर हुए वो चीज है बाद में। शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन नहीं, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। देखिए, जब भी कभी फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो तो will shall प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। जैसे I will have completed my graduation by 2023। तो अगर बाय प्लस फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो तो वहां पर विल शैल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है।
he has read 4, तो he has नहीं होगा, he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. और अगर आपको लगे कि भाई विल शैल के साथ हैज लगा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉडल्स अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं और हैव जो होता है दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैज जो होता है वो सिंगुलर में यूज किया जाता है, यानी कि एस और ईएस वाली वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म होती है, तो बेस फॉर्म जो होता है वो हैव होता है। इसीलिए विल हैव शैल हैव, चाहे ही हो चाहे शी हो, लगेगा हैव ही, विल हैव शैल हैव। आप देख सकते हैं मैंने हैव ही रखा है, हैज रखा ही नहीं है। And now today's last question. The river is in spate and it has overflown its bank. सबसे पहले कहीं भी जब लोग कहते हैं तो फ्लाई के हिसाब से फ्लाई फ्लू फ्लोन कर देते हैं, और वही जो चीज़ है वो ओवरफ्लो के साथ भी लगा देते हैं। ओवरफ्लो जो है यानी कि किसी चीज़ का पानी का ऊपर तक बहाव जो है वो ना, तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, 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 इसकी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो यही हैं, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, सेकेंड फॉर्म ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म भी ओवरफ्लोड। तो ओवरफ्लो नहीं होगा, दैट इज ओवरफ्लोड। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य के और करीब होते चले जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एंड बाय बाय। विल बी मीटिंग यू सून। बाय बाय।